बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज बात हम करेंगे MGT 401 के टॉपिक नंबर 51 से ऑनवर्ड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम प्रीवियसली बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को और सम हो कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ें आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, तो उम्मीद है ये टॉपिक इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो बेसिकली चीज़ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब हम बात कर रहे होते हैं कैपिटल की, सरमाए की, तो कैपिटल चूंकि नेम से होता है शेयर कैपिटल, और ये कैन नॉट बी चेंज। अब दो तरीके, इसके साथ साथ हमारे पास और क्या होता है कैपिटल के साथ, हमारे पास जो प्रॉफिट्स हम पास रखते हैं, हम उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम जनरल रिजर्व्स है। ये नेम भी आ सकता है। फिर हमारे पास कुछ सरप्लस पड़ा होता है, यानी कि रीवैल्यूएशन हमने एसेट्स की है, तो जाहिर सी बात है उसकी रीवैल्यूएशन में अगर उनकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है, तो हम वो इजाफा कैपिटल में ऐड नहीं करते, बल्कि हम उसको उसके अंदर लिखते हैं, अलहदा से लिखते हैं। तो वो हमारा सरप्लस सरप्लस की शक्ल में लिखते हैं। फिर हमारे पास इस साल का प्रॉफिट आ सकता है, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं। को प्रीमियम हो सकता है कि हमने कोई शेयर्स को बॉन्ड इशू किए, तो वो अजाफी कीमत पर इशू करेंगे, तो उसमें जो अजाफी अमाउंट आएगी वो प्रीमियम कहलाता है। ये टोटल ऑलमोस्ट पांच चीजें होती हैं। अब इसमें प्रीमियम चेंज हो सकता है, प्रॉफिट चेंज हो सकता है, सरप्लस चेंज हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स चेंज हो सकती हैं, या हमने कोई नया कैपिटल इशू किया तो उसमें जो चेंज आएगा। ये सारे चेंज हम सेपरेटली कैलकुलेट करके एट द एंड बैलेंस शीट के अंदर नेट अमाउंट लेकर आते हैं। इसको इतनी ही हद तक हमें सीखना है। कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, ये देखें, ये नाम लिखे होंगे ऊपर, मैंने अलग से बताया। हमारा शेयर कैपिटल होता है, उसको उसने कैटेगराइज किया कि हमें कैपिटल ऑथोराइज होता है, जिसे हम ऑथोराइज शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसमें से जो कैपिटल हम कलेक्ट कर लेते हैं, जो शेयर्स इशू कर लेते हैं, उन्हें हम इशूड एंड पेड अप कैपिटल कहते हैं। वो हमेशा अपनी पार वैल्यू पे लिखे जाते हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो भी एडिशनल प्रॉफिट होता है, वो सारा हम इसमें ऐड करते हैं। अगले टॉपिक्स में भी यही बात करेगा। देखिए जी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब इनको वो अलहदा अलहदा यहाँ पे हर हेड में लिख रहा है। ये हमारा शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन हो गया। हमारा टोटल कैपिटल 4,75,000 बनता है। हमारा इस साल का प्रॉफिट आया 5 लाख रुपया, और कुछ रीवैल्यूएशन अमाउंट आई 55,000 की। तो ये दोनों यहाँ पे 5 लाख और 55,000 ऐड होकर नेट वैल्यू 10,30,000 जो है वो हमारी हो गई। ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑन इक्विटी है। इसमें और ऐसा कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आगे कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उनकी प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे लास्ट क्लास में हमने बोनस शेयर और राइट शेयर्स की बात की थी। अब उन पे चलते हैं। जी थोड़ा सा ये डिविडेंड। जी ये डिविडेंड की बात करते हैं आज। जी, जब कंपनी अपना जो प्रॉफिट होता है, डिविडेंड क्या है इस पे बात करते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है, कंपनी को जो नेट प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को कंपनी दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेगी। एक हिसाब पर कंपनी अपने पास रिटेन रख लेगी। यहां पे कई चीजें मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा, उनको ध्यान से सुन लीजिएगा।
और कुछ हिस्सा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी इसे कहते हैं प्लो बैक रेशो। और ये डिस्ट्रीब्यूट जो अमाउंट होती है उसे डिविडेंड कहा जाता है। जो कंपनी रिटेन रखती है इसे रिटेंशन रेशियो कहते हैं, कि हमने रिटेन ये, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, रिटेंशन रेशो। और इसका नाम जो अमाउंट आती है हमारे पास उसे हम रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व्स कहते हैं। अब जब कंपनी डिविडेंड देने लगी है तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड अमाउंट डेबिट कर देती है, क्योंकि डिविडेंड कैपिटल में कमी का बायस बनता है, तो जो चीज कमी की बायस बने उसे हम डेबिट करते हैं। और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी पे नहीं किया, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है। जब पे कर देंगे तो डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, या फिर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास तीन एंट्रीज हैं, मैंने यहां पे दो की हैं। देखें जी, पहले डिविडेंड टू डिविडेंड पेएबल टू कैश। और तीसरी चीज, हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स, जो रिटेन प्रॉफिट है, उसको कम करके उसको डिविडेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि ये एंट्री आप पहले नंबर पे कर लें या तीसरे नंबर पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमने अपने प्रॉफिट को डेबिट करके डिविडेंड क्रेडिट किया, फिर डिविडेंड को डेबिट करके डिविडेंड पेएबल क्रेडिट किया, फिर डिविडेंड पेएबल को डेबिट करके बैंक को या कैश को क्रेडिट करके हमने ये पूरी ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दिया। ये तीन हमारी एंट्रीज होती हैं जब हमने डिविडेंड पे करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन वो देता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इशू 10% लोन नोट्स फॉर ₹4 लाख 1 अप्रैल 2020, रिडीमेबल इन फुल आफ्टर 5 years। अच्छा सॉरी, ये तो उसका आ गया, लोन का आ गया। ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपका बात कर लेते हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। कंपनी जब लोन लेगी, लोन दो तरह से हो सकता है। एक तो किसी बैंक से लिया जाए, एक लिया जाए पब्लिक से। दोनों सूरतों में उस लोन की कोई परसेंटेज होगी। फर्ज करें वो 10% उस पर इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, पब्लिक से लेगी तो 12% डिबेंचर्स कहलाएंगे। बैंक से कंपनी लोन लेगी तो सिंपली लोन कहलाएगा या लॉन्ग टर्म डेट कहलाएगा। उसके साथ उसकी परसेंटेज लिखी जाती है। परसेंटेज किस लिए लिखी जाती है? परसेंटेज इसलिए लिखी जाती है ताकि हमें याद रहे कि ये लोन हमने कितने परसेंट पर लिया है और उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है। अब लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो सेमी एनुअल होता है। इसकी एंट्री भी सेम होती है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और जब इंटरेस्ट पे कर देंगे तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है। उधर से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या इनकम स्टेटमेंट जो भी हम बनाते हों, दोनों में से कोई भी चीज डेबिट हो जाएगी, और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। ये तीन एंट्रीज होती हैं जी इंटरेस्ट के लिए। देखते हैं उसने क्या एंट्रीज की हुई हैं। उसने दो ही एंट्री की है, तीसरी एंट्री उसने नहीं की हुई। तीसरी एंट्री साल के एंड पे होती है, तो साल के एंड पे, हाँ साल के एंड की एंट्री की हुई है उसने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, मैं आप इसको रीड करके आपको समझा दूं कि ये बेसिकली क्या था। वो कहता है जी, हमने लोन लिया है 10% लोन नोट्स
4 लाख का 1 अप्रैल 2020, रिडीमेबल इन फुल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल तक ये लोन हमारा चलेगा। 6 माह बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं, पास अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब देखिए 1 अप्रैल को लोन लिया है तो हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो हर साल 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को पे करना है, या 30 सितंबर और 31 मार्च को पे करना है। अब 30 सितंबर को हम 6 माह का इंटरेस्ट पे करते हैं। 20,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ जी, उसने कैलकुलेशन बताई है। जब 31 दिसंबर आया तो 31 दिसंबर को अभी इंटरेस्ट पे नहीं होगा, ये 31 मार्च को जाके पे होगा। तो हमने अपनी बुक्स को क्लोज करना है, तो हमारा जो 3 महीने का इंटरेस्ट पेबल है हमने वो रिकॉर्ड करना है। तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 10,000 और 10,000 से। अब ये 10,000 और ये 20,000, 30,000 से हम एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स पेबल, टैक्स ऑन। जी ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको सिंपली देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। करंट टैक्स, जो मौजूदा टैक्स चार्ज हुआ है उसे करंट टैक्स कहेंगे। जिस तरह की अभी आप बात कर लें, आजकल नवंबर चल रहा है, तो कंपनीज की जो एनुअल स्टेट वो रिटर्न्स हैं वो 31 दिसंबर तक सबमिट होती हैं एफबीआर को। तो उस वक्त जो उन पर टैक्स चार्ज होगा वो करंट टैक्स कहलाएगा। लेकिन अगर पिछला को टैक्स कैरी फॉरवर्ड है या पेबल है, उसे डेफर्ड टैक्स कहते हैं, ये पिछला टैक्स होता है। अराइजेज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस अकरिंग ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो टैक्स का डिफरेंस है, या टैक्स पेबल है या टैक्स अभी पिछला को रहता है, तो उसे सारे को लमसम डेफर्ड टैक्स ही कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलेंगे। टॉपिक 60 है सिंपल सैंपल कंपनी अर्न प्रॉफिट बिफोर। अच्छा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन 10,000 वाज चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस फिगर को याद रखिएगा, इसके तहत डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो ये आपका एक एमसीक्यूज है। 50,000 एज डिडक्टेबल एक्सपेंस इन अराइजिंग टू टैक्सेबल प्रॉफिट, इनकम टैक्स रेट इज 30%। अच्छा, ये 50,000 एक्सपेंस ऑलरेडी हमने पे ऑफ कर दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमें देखना है कि टैक्स एक्चुअली बनता कितना है। तो चूंकि 3 लाख का हमारा प्रॉफिट आया, 50,000 का टैक्स है और 10,000 की डेप्रिसिएशन है, ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारा 2 लाख रुपए टैक्सेबल प्रॉफिट आया। 2,60,000, सॉरी 2,60,000, 2,60,000 का 30% लेंगे, 78,000 हमारा करंट टैक्स आया। और जो 50,000 है सब्ट्रैक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, ये वो कैपिटल लॉस हमारा हो गया। टैक्स की कोई एडजस्टमेंट है 50,000 जो उसने बताई है। तो ये उसकी एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट। ये क्योंकि अभी पेएबल है तो प्रोविजन लिख लें या टैक्स पेएबल लिख लें, एक ही बात है। वैसे यहाँ पे हम नॉर्मली टैक्स पेएबल लिखते हैं, लेकिन उसने प्रोविजन लिखा है तो फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जी, अगेन वही प्रैक्टिस ही आई है, इसको आप कर लीजिएगा। क्या हो गया? जी, हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये इस पे कल बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की काफ़ी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं लगेगा। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल के दिन में ही इस पूरे लेसन नंबर 3 को वाइंड अप करने की। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।